Hey friends, this is Manas. Welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss about CGDA auditor. आप लोगों को पता है CGL 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और लगभग 3080 लोग जो है एज ए CGDA ऑडिटर सिलेक्ट हुए हैं। तो इस वीडियो में हम CGDA ऑडिटर के बारे में सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये डाउट है कि अभी तो फाइनल रिजल्ट आ गया है, अब आगे का प्रोसेस क्या है। तो चलो बात करते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। आगे का प्रोसेस एक्चुअली जैसे एसएससी अभी रिजल्ट निकाल दिया तो एसएससी अभी सारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का एक एक फाइल बनाएगा। वो फाइल को हम डोसियर बोलते हैं। वो फाइल बनाने के बाद एसएससी वो डोसियर को भेजेगा कंसर्न डिपार्टमेंट में। कंसर्न डिपार्टमेंट हमारे केस में सीजीडीए न्यू दिल्ली है। तो एसएससी के सारे रीजनल सेंटर जो है अपना कैंडिडेट्स का डोसियर बनाएंगे और उसको इकट्ठा करके सीजीडीए न्यू दिल्ली भेजेंगे। सीजीडीए न्यू दिल्ली भेजने के बाद एसएससी अपने वेबसाइट में एक नॉमिनेशन लिस्ट पब्लिश करेगा। ये नॉमिनेशन लिस्ट एक्चुअली होता क्या है, इसमें कैंडिडेट का नाम रहेगा और उसका जो डोसियर है किस डेट में सीजीडीए और न्यू दिल्ली को भेजा गया है वो डेट मेंशन रहेगा। तो कैंडिडेट्स वेबसाइट में चेक करने के बाद श्योर हो जाएगा कि हाँ इस डेट में मेरा फाइल जो है वो सीजीडीए न्यू दिल्ली को चला गया है। वंस एसएससी आपका डोसियर सीजीडीए न्यू दिल्ली को भेज देता है, उसके बाद एसएससी का रोल है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और कुछ रहता नहीं है। उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट का रोल आ जाता है। अब सीजीडीए न्यू दिल्ली क्या करेगा, आपका डोसियर को लेके वो उसको स्टडी करेगा और आपको स्टेट एलोकेट करेगा। स्टेट एलोकेशन किस बेसिस पे होता है, ये टोटली रैंडम होता है। इसमें सीजीडीए में कोई भी स्टेट प्रेफरेंस मांगते नहीं है। और लेकिन पिछला जितने भी पोस्टिंग हुआ है उसको आप स्टडी करोगे तो एक चीज समझ में आता है कि एसएससी ट्राई करेगा कि आपको होम स्टेट में ही पोस्टिंग दे। अगर आपका होम स्टेट में वैकेंसी है तो 90% चांस है कि आपको होम स्टेट में मिलेगा। अगर होम स्टेट में कम वैकेंसी है और ज्यादा कैंडिडेट्स है तो जो वो मार्क के बेसिस पे अलॉट करेगा और बाकी जो बचे कैंडिडेट्स रहेंगे उनको दूसरे स्टेट में पोस्टिंग करेगा। वंस आपका स्टेट एलोकेट हो गया सीजीडीए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उसके बाद सीजीडीए के वेबसाइट में स्टेट एलोकेशन लिस्ट पब्लिश होगा। तो आप सीजीडीए का जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली फॉलो करते रहो। आप जब स्टेट एलोकेशन लिस्ट मिल जाएगा तो आप क्लियर हो जाओगे कि कौन सा स्टेट में आपका पोस्टिंग हो रहा है। अब स्टेट एलोकेशन करने के बाद सीजीडीए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली आपका जो डोसियर है वो कंसर्न कमांड में भेजेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ईस्टर्न रीजन से एग्जाम दिए हो और आपका पोस्टिंग उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड या फिर सिक्किम जैसा कोई स्टेट में हो रहा है तो ये सब स्टेट का जो कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर है वो पाटना, सीडीए पाटना है। तो आपका फाइल जाएगा सीडीए पाटना। उसके बाद सीडीए पाटना क्या करेगा, आपको एक पार्टिकुलर यूनिट में पोस्टिंग कराएगा। सीजीडीए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली खाली आपको स्टेट एलोकेट करेगा। उसके बाद उस स्टेट में कौन सा पार्टिकुलर यूनिट में आपकी पोस्टिंग होगी वो सीडीए या पाटना या फिर जो भी कंसर्न कमांड है वो डिसाइड करेगा। अब कंसर्न कमांड में डोसियर पहुंचने के बाद वो लोग आपके होम एड्रेस में एक अटेस्टेशन फॉर्म और एक मेडिकल फॉर्म भेजेंगे। ये अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, अटेस्टेशन फॉर्म एक्चुअली कैंडिडेट्स का डिटेल्स जिसमें रहता है उसमें आप अपना डिटेल्स, अपने फैमिली का डिटेल्स, लास्ट 5 इयर्स में आप कहाँ कहाँ रहे हो वो सब डिटेल्स उसमें भर के दोगे। वही अटेस्टेशन फॉर्म फिर वापस आएगा पुलिस अथॉरिटीज के पास पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम। तो आप अटेस्टेशन फॉर्म जब भरोगे उसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मत दो, नहीं तो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम होगा। दूसरा हुआ मेडिकल फॉर्म। मेडिकल का ये सीन है कि मेडिकल बहुत ही जेनेरिक नेचर का होता है। जो लोग दिल्ली के हैं उनके लिए आरएमएल हॉस्पिटल एम्पनर हॉस्पिटल है जहाँ पे मेडिकल होता है। तो राममोहन लोहिया हॉस्पिटल में जाके आप लोग मेडिकल करवा सकते हो। और जो लोग दिल्ली के बाहर है वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाके मेडिकल करवाना पड़ेगा और सीएमओ से साइन करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोग एग्जाम देते वक्त एक डिफरेंट एड्रेस में रह रहे हैं और आज के डेट में एक डिफरेंट एड्रेस में रहते हैं।
तो उनका क्या होगा, उनका लेटर कौन से एड्रेस में आएगा? डेफिनेटली उनका लेटर जो है वो पुराने एड्रेस में आएगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में नया एड्रेस अपडेट नहीं करवाए हो तो। अगर आप लोग एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एक एप्लीकेशन दिए हो तो आपका एड्रेस चेंज हो गया होगा और आपका नया एड्रेस में आएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई एप्लीकेशन नहीं दिए हो तो आपको पुराने एड्रेस में ही वो मेल आएगा। इसलिए आप एक काम कर सकते हो, जो आपका पुराना एड्रेस है वहाँ का जो भी पोस्टमैन है उससे बात करो, उसको मोबाइल नंबर दो, 50-100 रुपया दो, बोलोगे भाई साहब मेरा एक लेटर आने वाला है, अगर आता है आप मुझे इंटीमेट करो, मैं ले लूँगा। या फिर आप ऑफिशियली एक एप्लीकेशन दो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर को एड्रेस करके और उनको बताओ कि मैं इस एड्रेस में रहता था बट करेंटली इस एड्रेस में हूँ, तो मेरा जो भी लेटर है वो मेरा नया एड्रेस में डायरेक्ट कर दिया जाए। और अभी कोविड का सिचुएशन है, इसलिए 99% चांस है कि आपको ईमेल में भी आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल जो आपका है उसमें भी आपका वो मेडिकल और अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। तो उसके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आपका जब अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल फॉर्म आएगा बाय पोस्ट, उस टाइम उसके साथ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर भी होगा और उसमें डेट दिया होगा। तो आप ये अटेस्टेशन फॉर्म भर के, मेडिकल फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो कंसर्न कमांड है वहाँ पे होगा। सपोज जैसे मेरा सीडीए पटना में होगा, अगर मुझे होम स्टेट मिलता है तो मैं सीडीए पटना में जाऊँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई नया चीज़ नहीं होगा, जो एसएससी ने किया था वही सेम चीज़ ये लोग करेंगे। इसमें ओबीसी कैंडिडेट जो है उन लोगों का रिजल्ट प्रोविजनल होगा, जो लोग लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाए होंगे तो उनको एक लेटेस्ट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में यही सवाल है कि हमें होम पोस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, सीजीडीए का जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज है उसमें, और इसके यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है वो लोग ट्राई करते हैं कि होम पोस्टिंग मिले कैंडिडेट्स को। बाकी वैकेंसी नहीं होगा तो दूसरे जगह में आपको पोस्टिंग कराएंगे, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट योर होम स्टेट। तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा, फिर आपके पास आएगा अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए। अब इंडक्शन ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 8 वीक्स का होता है, और एक वीक में 5 वर्किंग डेज होते हैं, तो 5 8 या 40 डेज का ट्रेनिंग होता है। ओके। लेकिन आज के डेट में क्या है कि काफ़ी सारे ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, जैसे 3000 प्लस कैंडिडेट्स है, और सीजीडीए के पास 4 या 5 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है। तो इतने कैंडिडेट्स को एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोगों ने क्या किया है, इंडक्शन ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम करके 2 वीक्स कर दिया है। वो कौन सा वाला जो होगा रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में, आप रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में 2 वीक्स का कोर्स करोगे, उसके बाद आके आपका बाकी जो 6 वीक्स है वो इन हाउस ट्रेनिंग होगा, आप जिस जगह में पोस्टिंग हुए हो वहाँ पे। और ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है आपका फर्दर कंफर्मेशन होने के लिए। आपका 2 इयर्स का प्रोबेशन रहेगा, आपका इंडक्शन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही आप फिर कंफर्म हो गए। अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए हो तो आपका कंफर्मेशन में डिले हो सकता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक एकोमोडेशन के बारे में भी क्वारी थी। तो एकोमोडेशन जो है आप ऑथराइज हो टाइप 2 गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए, और ये लगभग 360 स्क्वायर फीट का होता है, अच्छा खासा क्वार्टर्स होता है। बट सीजीडीए का जो क्वार्टर्स है कुछ जगह नए बने हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया क्वार्टर है, और कुछ जगह पुराने क्वार्टर्स है जो उतना अच्छा नहीं रहेगा। बट इन क्वार्टर आपको वो भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो ऐसे अगर आपको क्वार्टर पसंद नहीं है तो आप डिनाई करके एचआरए भी ले सकते हो, और एचआरए लेके बाहर। कुछ कैंडिडेट्स का सैलरी के बारे में डाउट है कि ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम में नहीं मिलेगा। जब आपका फर्स्ट आप यूनिट देने के बाद आपका जो फर्स्ट पेमेंट बनेगी उसके साथ वो ट्रेनिंग पीरियड का भी सैलरी इंक्लूडेड होके आपको मिलेगी। और सैलरी आपका 2800 ग्रेड पे है तो पे लेवल पे मैट्रिक्स के पे लेवल 5 में रहोगे आप, और आपका जो है बेसिक सैलरी रहेगा और 29,200 रहेगा, जिसमें सालाना 900 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा।
और करंट रेट में आपका 17% DA मिलेगा। उसके बाद HRA और ट्रांसपोर्ट एंड DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये तीनों मिलेगा। तो आपका लगभग एक सीट में एक सिटी में आपका कटिंग वगैरह होके 41,000 समथिंग आपका सैलरी बनेगी। और उसके हिसाब से आप वाई एंड जेड सिटी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट 2,000-3,000 का गैप रहेगा उसमें। मैं कोशिश करूँगा कि पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको दिखा दूँ कि एक्स वाई एंड जेड सिटी में कितना फर्क रह रहा है सैलरी का। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन जो है CGD ऑडिटर का थोड़ा सा स्लो है इन कंपैरिजन टू CAD ऑडिटर। CAD ऑडिटर में क्या है, आप ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर 3 साल में बन जाते हो, लेकिन CGDA में ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने में आपको 6 साल लग जाता है। मतलब 2800 से 4200 ग्रेड पे जाने में आपको 6 साल लग जाता है। और फिर 6 साल बाद आप बनते हो सीनियर ऑडिटर। सीनियर ऑडिटर के बाद अगर आप SAS पार्ट 1 क्लियर करते हो तो फिर सीनियर ऑडिटर बनने का 6 साल बाद आप फिर सुपरवाइजरी ग्रेड में आ जाओगे, जिसमें 4600 ग्रेड पे होगा आपका। ये तो है नॉर्मल चैनल में आपका प्रमोशन। और इसके अलावा एवरी 10 ईयर्स सर्विस होने के बाद आपका MACP लगता रहेगा और आपका नेक्स्ट ग्रेड पे में आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। बट सबसे जो एट्रैक्टिव चीज है इसमें CGD ऑडिटर में, वो है SAS एग्जाम। आपका 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस होने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे SAS एग्जाम के लिए। SAS मतलब सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस, और बहुत रेस्पेक्टेबल एग्जाम होता है। और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप 2 ईयर्स के बाद ही आप जिस डेट में उसको क्लियर करोगे उसका विदिन 1 to 2 वीक्स आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाओगे, जिसका 4800 ग्रेड पे है। वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है प्रमोशन का। और उसके बाद आपका प्रमोशन असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, फिर सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ऐसे चलता रहेगा वो हायरार्की में। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लोग करेंटली जॉब कर रहे हैं और उनको रेजिग्नेशन दे के फिर ज्वाइन करना है CGD ऑडिटर में। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अभी फिलहाल कर रहे हैं वो लोग ट्राई करना है कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दो और आके ज्वाइन करो, ताकि आपकी सीनियरिटी और पे प्रोटेक्शन बनी रहे अगर आप हायर स्केल में हो। और NOC की जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो NOC लेके जाना है। इनकेस आप जॉब छोड़ नहीं पा रहे हो तो आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फिर 1 महीने का नोटिस पीरियड डालना है बोल के 1 महीने या फिर 2 महीने का एक्सटेंशन ले लो ज्वाइनिंग का, फिर आके वो नोटिस पीरियड सर्व करो, देन जाके CGD ज्वाइन करो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि CGD ऑडिटर का सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूँ। और हो सकता है कुछ डाउट्स छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।